Hi everyone. So today we are going to discuss vocab session और आज हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड सीखेंगे जो कि वर्ड पामेड डिक्शनरी से लिए गए हैं एंड ये आपकी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं या अगर आपको डिफिकल्ट वर्ड सीखने हैं सीखने के तौर पे, तो ये बहुत ही आपके लिए मददगार होंगे। माय नेम इज जॉयस और आज है डे 19। रेगुलरली मैं 10 वर्ड्स कराती हूँ अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनको किस तरह से एग्जाम्पल में हम यूज कर सकते हैं। 171 वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सो टुडेज वर्ड इज क्लेमेंसी। व्हाट इज इट? इट इज क्लेमेंसी, जो कि एक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि स्पेसिफिक वीडियोस है, मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। इसका अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं दया, मतलब किसी के प्रति आप बहुत ही एम्पैथेटिक हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, दूसरे के लिए आपके अंदर अच्छा जेस्चर है, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। इट इज मर्सी, फॉरगिवनेस, जो कि बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट होता है। जब समय आता है तो आपके अंदर माफ़ी की क्षमता होनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें। माइल्डनेस, लीनियंसी, बट सेट बाउंड्रीज, आई मस्ट से। माफ़ करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेट बाउंड्रीज। इफ समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल तो आप माफ़ कर दीजिए, बट डजंट मीन कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने दीजिए उसको नेक्स्ट टाइम। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो ये इसके सिमिलर वर्ड्स है। लीनियंसी का मतलब होता है जो जन बहुत लीनियंट हो, किसी भी चीज़ के लिए बेपरवाह होता है। ओके, इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम को हम हिंदी में बोलते हैं अपोजिट। विलोम शब्द क्या है? रूथलेसनेस, स्ट्रिक्टनेस। रूथलेसनेस मतलब होता है जो बहुत ही बेरहमी होती है, मतलब किसी की परवाह ही नहीं करना। कोई जन कुछ कह रहा है, उसका अपना ओपिनियन है, उसकी कोई परवाह नहीं करना। स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस भी इन सेम वर्ड ही कहा जाएगा। ओके, सो हाउ वुड वी अप्लाई इन द सेंटेंस? ही अपील टू द जज फॉर क्लेमेंसी। और उसने क्या की? उसने जो जज था उससे क्षमादान की। क्षमादान का मतलब होता है मतलब क्लेमेंसी, मतलब उसने माफी के लिए अपील किया कि आप मुझे, जज से कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, इस तरह से उसने उसके लिए अपील की। ओके, शी वॉज ग्रांटेड क्लेमेंसी आफ्टर किलिंग हर वायलेंट हस्बैंड। और उसको क्या दिया गया? उसको क्षमादान दिया गया, उसको माफी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि जो उसका हस्बैंड था, उसने अपने हस्बैंड को मारा और उसके लिए उसको माफी भी दी गई, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था बहुत वायलेंट था, जो कि मेरे हिसाब से किसी को जान से मारना भी गलत बात है और किसी का वायलेंट होना एक्सट्रीमली बैड है। चाहे वर्बली हो, मेंटली आप किसी को हरास कर रहे हो, इमोशनली या फिजिकली कर रहे हो, तो बोथ साइड आर रॉन्ग, बट स्टिल। 72, क्लीशे। इट्स नॉट क्लीचे, इट इज क्लीशे। ओके, ये क्या है? सही देखिए, हम सही बोलेंगे और डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को याद करते हुए चलेंगे तो आप ये याद रखेंगे। इस तरह के वोकैब सेशन से आपकी एक तो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स या तैयार होंगी, आपको एंटोनिम्स भी समझ में आएंगे एंड आपके काफ़ी पोर्शंस ये तरह के जो वोकैब सेशंस है इनके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग्स आती हैं, उसमें आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं, उसमें आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आनी चाहिए, वो भी हमें कई बार मिल जाती है। तो ये जो वोकैब सेशंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ उसके थ्रू आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगर आप सही तरह से पढ़ रहे हैं और अगर आपको आइडिया है कि एग्जाम पैटर्न किस तरह से सेट होता है। सो लेट्स डू इट। क्लीशे, इट इज अ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन का मतलब संज्ञा होता है ये, जिसका मतलब क्या होता है? क्लीशे वो वर्ड होता है जैसे एक वाक्य में जो एक मतलब एक चीज को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ना, एक ही बात को। अगर हम सपोज हम आपको 5 मिनट्स मिले हैं, उस 5 मिनट्स में आप एक बात को 3-4 बार रिपीट कर देते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है? क्लीशे हो जाती है। एंड ओवर यूज सेइंग और आइडिया, अ ट्राइड स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन। स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन क्या होता है? जो रूढ़िवादिता, पुराना ख्यालातों के जो तौर तरीके के इंसान होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये इसके क्या है? सिनोनिम्स है। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम का मतलब क्या होता है? जो इसके अपोजिट वर्ड होते हैं। फ्रेश, न्यू, ओरिजिनल, ये इसके क्या है? एकदम अपोजिट वर्ड्स है।
हिज आर्टिकल इज स्टर्व विद क्लीशे, और उसका जो लेख था वो बहुत ही क्लीशे था, मतलब ज्यादा, इतना ज्यादा क्या कहा जाए, इम्पैक्टफुल नहीं था, ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लोगों को पसंद नहीं आया। क्लीशे इज अ फीचर ऑफ बैड जर्नलिज्म, और जो क्लीशे बातें होती हैं या घिसी पिटी बातें होती है, खराब जर्नलिज्म की एक निशानी होती है या एक फीचर होता है। ओके, 173, इट इज कॉल्ड क्लिक। क्या बोलेंगे इसको? क्लिक। ये वाला क्लिक नहीं, देखिए स्पेलिंग कैसी होती है, एक ये वाला क्लिक होता है, लेकिन प्रोनाउंस हम लोग सेम करेंगे। तो ये क्या होता है? ये एक नाउन होता है जिसको हम हिंदी में गिरोह बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में गिरोह बोलते हैं, जिसका और सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेट, बैंड, पैक, क्रू, ये सब इसके ही क्या है? सिनोनिम्स हैं, इसके ही क्या है? सिमिलर मीनिंग्स हैं। अगर हम क्रू की बात करेंगे तो कोई भी दल होता है, कर्मी दल होता है ना, उसको बोलेंगे। एन एक्सक्लूसिव ग्रुप बॉन्ड टुगेदर बाय सम शेयर्ड क्वालिटी और इंटरेस्ट, मतलब एक जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या बोलूं, आप कोई भी तरह की जिनमें सिमिलर क्वालिटीज के लिए आप ग्रुप को देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप, स्टूडेंट्स में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है। एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है? आउटकास्ट और आउटसाइडर। इसका बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट क्या है? मीनिंग है, अपोजिट वर्ड है। आर गोल्फ क्लब इज रन बाय अ वेरी अनफ्रेंडली क्लिक, और जो हमारा जो गोल्फ क्लब है उसमें जो ग्रुप है, मतलब जो ग्रुप वहां पे जो लोग हैं, वो उनमें आपस में बहुत फ्रेंडली नहीं है, वो लोग ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, अनफ्रेंडली टाइप का है। इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल, और जो क्लब है वो किसके द्वारा ज्यादा, जिनकी ज्यादा डोमिनेशन है, डोमिनेशन मतलब जिसका ज्यादा प्रभाव है, तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों का प्रभाव है उस क्लब पे। नेक्स्ट वर्ड इज कोलेस। इट इज अ वर्ब, जो कि एक क्रिया है जिसका मतलब होता है संगठित होना। टू कम टुगेदर एज वन, टू यूनिटी, और ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन और मर्ज। मर्ज हम लोग स्पेशली जब कंप्यूटर का वर्क करते हैं तो कहते मर्ज कर दिया अपने स्लाइड्स, तो उसे ही कहते हैं, ये होता है कोलस के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हम यूज टू होते हैं, इनको हम बोलते रहते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नहीं बोलते हैं, और जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं पेपर, तो यही जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स के रूप में हम देखने को मिलते हैं हमें पेपर में। अगर हम अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो यही वर्ड्स हमें मिलते हैं। तो ये इसी वजह से ये जो डिक्शनरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इससे फेमिलियर हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं फेमिलियर हैं वो एक टाइम के बाद फील करने लग जाएंगे, जो लिटरली सीखना चाहते हैं कि हाँ हमें एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है सेपरेट करना। सेपरेट मतलब अलग कर देना। गैस बबल्स कोलेस टू ग्रो एज दे राइज, जो गैस के बबल्स हैं वो आपस में जुड़कर भरने लगते हैं, तो यहाँ पे आपस में जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? कोलेस। ऑपरेशन टू स्प्लिट एंड टू कोलेस चंक्स टेक टाइम, और जो टुकड़े होते हैं, चंक्स का मतलब टुकड़े, इट टेक्स टाइम टू स्प्लिट, मतलब उनको अलग करने में और फिर उनको एकजुट करने की जो प्रक्रिया होती है, एकजुट करने का मतलब कोलेस, वो जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या लगता है? थोड़ा समय लगता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉरस। कॉरस, ये कोरस नहीं है, इट इज कॉरस। ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? मजबूर होना। लीन ऑन, किसी पे अगर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, प्रेस करना, पुश करना, फोर्स करना। टू फोर्स समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, किसी को आप बहुत दबाव दे रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है, या कीजिए, दोनों तरह से। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा परसुएट। परसुएट क्या होता है? परसुएट का मतलब होता है किसी चीज को राजी करना। ओके, ये इसका अपोजिट वर्ड है। सो लेट्स डू द एग्जांपल। आई विल नेवर कोर्स यू, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया? मैंने कभी तुम पे बहुत दबाव नहीं दिया, मैंने तुम्हें कभी भी क्या नहीं किया? मजबूर नहीं, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, नहीं किया, नहीं करूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है। यू कान कोर्स हर इनटू ओबीडियंस, और तुम उसको क्या नहीं कर सकते? किसी भी तरह की
ओबीडियंस में, मतलब किसी भी तरह की आज्ञाकारिता के लिए तुम उसको दबाव या मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई आपकी बात या आपकी आज्ञा को नहीं मानता है तो आप उसको जबरदस्ती किसी भी चीज में फोर्स कीजिए भी मत। मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी भी ओबीडियंस के लिए, किसी भी अच्छी चीज के लिए किसी को फोर्स जब तक मत कीजिए, क्योंकि आप उसे कह जरूर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। 176 कॉजेंट, इट इज कॉजेंट। इसको क्या, ये एक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस हो, निश्चित हो, किसी भी चीज के लिए आपने कंप्लीटली डिसाइडेड हो कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे, निश्चित, निश्चितात्मक। पावरफुली, कन्विंसिंग, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, अगेन पावरफुल मैंने गलती से लिख दिया शायद, पोटेंट बट सिमिलर मीनिंग है। सो इट इज द ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ कोजेंट। ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, जो भी पर्यायवाची हैं, ये सब कोजेंट के ही पर्यायवाची हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा, वेग और अनकन्विंसिंग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस होते हैं ना, जो क्लियरिटी में नहीं होते हैं, उस तरह का। और अनकन्विंसिंग मतलब आप सामने वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। द लॉयर्स कोजेंट आर्गुमेंट्स कन्विंस द जूरी। जो लॉयर के जो बहुत ही ठोस आर्गुमेंट्स जो किए उसने कोर्ट में, जूरी के सामने, वो उसने क्या कर दिया, जूरी को कन्विंस कर दिया, मतलब उसके पक्ष में कर दिया। नैन्सीज स्पीच वॉज कोजेंट। और जो नैन्सी की स्पीच क्या थी, जो भी उसने बोला था वो बहुत ही ऐसा था, ठोस था, निश्चित। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कॉग्निटिव वर्ड का यूज हम जब साइकोलॉजी में, स्पेशली आप सीडीपी करेंगे तो आपको बहुत मिलने को मिलेगा। साइकोलॉजी में 3 डोमेन्स होते हैं, उसमें कॉग्निटिव का यूज होता है। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध ज्ञान संबंधी होता है या संज्ञानात्मक होता है, मतलब हमारे दिमाग, इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे मैंने बहुत लंबी ये पूरी डेफिनेशन तरह से लिख दिया है, लेकिन बहुत इजी शब्दों में बताऊंगी। इसका संबंध आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से होता है या समझने की प्रक्रिया से होता है। बीइंग और इन्वॉल्विंग कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, आपका वही बता रही हूँ, दिमाग की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका कॉन्शियस लेवल पे होना, इन्वॉल्व होना। मेंटली डीलिंग विद हाउ वी नो द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आवर सेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली ऐसे कुछ लोग तो इतने इंटेलेक्चुअल, क्या कहा जाए, इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि इनका जो ध्यान, जिनका कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअल माइंड की अवेकनिंग बहुत अच्छे से होती है, तो उनके ये काफी हाई होते हैं, मतलब उनका कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली, हाँ, हम लोगों की सोचने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, बट कुछ लोग अलग से वो करते हैं, मनन करते हैं, स्पिरिचुअली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। कुछ लोग क्या कहा जाए, मेडिटेशन करते हैं। आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो बताते हैं कि आप अपने पूरे दिन भर में 24 घंटे में से 10-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन, इवन आप 10 मिनट 5 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं, तो दैट इज में अपने जो दिमाग की जो ताकतें हैं उनको आप क्या कर रहे हो, उनको विकास कर रहे हो, वो इसी वजह से। और वो विकास क्या होता है, वो किस में आ जाएगा, वो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाएगा, ज्ञानात्मक। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉन मेंटल और फिजिकल। टीचर्स आर ट्रेन टू स्टिमुलेट द चाइल्ड्स कॉग्निटिव प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये साइकोलॉजिकल उसमें सीडीपी में आ जाता है। तो टीचर को ट्रेन किया जाता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल उसके हिसाब से क्या करेगी, क्या करती है, पढ़ाए या उनको समझे, ये भी बहुत जरूरी है। अ कॉग्निटिव एडवांस इन वन एरिया अफेक्ट्स अदर एरियाज। जो कॉग्निटिव एडवांस, जो संज्ञानात्मक एरिया होता है हमारा दिमाग का या सोचने की प्रक्रिया होती है, वो हमारे और भी बॉडी और भी डिसीजंस में क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, 178, इट इज कॉल्ड कॉग्निजेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जानकर या परिचित, जिसको हम जानते हो। अवेयर, कॉन्शियस, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। अलाइव, अलर्ट टू, सेंसिटिव टू। देखिए मैंने कभी कभी कुछ लोगों से ऐसा देखा है कि अरे सेंसिटिव होना नेगेटिव ट्रेट है। नहीं, सेंसिटिव होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव ट्रेट है। बहुत कम लोग होते हैं जो
सेंसिटिव होते हैं, समझते भी हर चीज को. सो इट विल बी कंसिडर इनटू इट. फेमिलियर विद, जो किसी भी तरह से पहले से चीजों को समझता हो या फेमिलियर हो किसी चीज से. अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा इग्नोरेंट, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी होता है, उसको बोलेंगे. ही वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द ट्रूथ, और वो क्या था? वो पहले से परिचित था, जानता था, सच्चाई के बारे में जानता था. वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और हम क्या है? हम समस्या से क्या है? परिचित है, या हम किस समस्या को ऑलरेडी जानते हैं. यह है सेकेंड लास्ट, कोहेरेंट. इट्स कॉल्ड कोहेरेंट. इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुसंगत या स्पष्ट. होल्डिंग टुगेदर, मेकिंग सेंसेस, वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, मेथडिकल, क्लियर. मतलब किसी भी चीज के लिए बड़े ही सिस्टमैटिक होना, स्पष्ट होना, या किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको बोलेंगे. ओके, ये अपने आप में देखिए है विशेषण ही है, ये एक विशेषता को बताता है. इसको एंटोनिम क्या होगा? इनकोहेरेंट और मडल्ड. इनकोहेरेंट का मतलब जो स्पष्ट नहीं है. ओके, सिमिलर मीनिंग मडल्ड भी यही होगा, जो क्लियरिटी नहीं है जहां पे आपको. द प्रेजेंट्स पॉलिसी इज परफेक्टली कोहेरेंट, और जो राष्ट्रपति है उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही सुसंगत हैं, बहुत ही स्पष्ट हैं. जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं वो बहुत ही सही हैं. यू आर नॉट बीइंग कोहेरेंट, और तुम क्या नहीं है? आप बहुत ज्यादा क्या नहीं है? सुसंगत नहीं. आप बहुत जल्दी किसी की संगति में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो हर तरह के इन्वायरमेंट में खुद को कंफर्टेबल या सबके साथ ढल नहीं पाते हैं. लोग उनको जज करते हैं, बट नहीं, जज नहीं करना चाहिए. हर जन की अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, एक्सेप्ट करना चाहिए जो इंसान जैसा है. ओके, सो टुडेज लास्ट वर्ड इज कॉलोक्वल. कॉलोक्वल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है. कॉलोक्वल हमें पता ही नहीं होता है कि ये वर्ड हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते. कॉलोक्वल साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है, किस तरह से हर जन की अपनी अपनी, जैसे यूपी में लोग किस तरह से बोलते हैं और एमपी में लोग किस तरह से, तो वहां के जिस तरह की बात करने की तरीका होता है उसको हम बोलेंगे कॉलोक्वल. और जिस तरह के जो मुहावरे होते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंजर्वेशनल, एवरीडे, कैजुअल, नॉन लिटरेरी, नेचुरल, इनफॉर्मल इन लैंग्वेज. अच्छा, जो बिल्कुल भी आप ये कहेंगे जो फॉर्मल नहीं है. जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको फॉर्मल रहना होगा, लेकिन आप जब घर में होते हैं आप इतने फॉर्मल नहीं होते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ, जो क्लोज फ्रेंड्स होता है, आप उनके साथ फॉर्मल नहीं होते हैं. लेकिन उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? कॉलोक्वल बोलेंगे. लेकिन जब हम फॉर्मल हो जाते हैं उनको हम लिटरेरी बोलेंगे. और फॉर्मल, जैसे लिटरेचर है, वो लिटरेरी टर्म्स है, क्योंकि आप देखेंगे जो लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है. इवन लिटरेचर स्टूडेंट्स की बात नहीं है, लिटरेचर तो हर उस फील्ड में आएगी जहाँ पे कोई भी एजुकेशन आप देखें, कोई भी शिक्षा से संबंधित अगर आप टॉपिक लेंगे तो लिटरेचर हर चीज का ही है. अपना एक साहित्य शैली है, सबकी अपनी अपनी. आप कहेंगे इंग्लिश की अपना एक साहित्य है, तो अगर हम बोलेंगे तो साइंस के भी अपने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं. एसएसटी में भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, वो यूज होते हैं. तो दैट विल बी कॉल्ड फॉर्मल बेसिस. उसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये एसएसटी का टॉपिक है या ये साइंस का टॉपिक है. इट्स अ यूजफुल लिटिल फ्रेज बुक फुल ऑफ कॉलोक्वल है, और ये बहुत छोटी सी फ्रेज बुक है. फ्रेज बुक का मतलब बोलेंगे वाक्यांश, जिसमें फ्रेजेस हैं, और ये पूरी किससे भरी हुई है? कॉलोक्वल लैंग्वेजेस से, एक्सप्रेशन से भरी हुई है, साधारण बोलचाल की भाषा से भरी हुई है. इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द कॉलोक्वल इडियम्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज. और पता है, जो विदेशी भाषा के जो मुहावरे होते हैं उनको समझना काफी कई बार कठिन हो जाता है. इट इज ट्रू, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जब हम लोग विदेशी नहीं है, हम अपने देश की लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ना. हमें अपने यहाँ के अच्छे से इडियम फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे. इवन दो हम लोग इंग्लिश के काफी फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से आज की डेट में यूज करना जानते हैं और करते भी हैं अपने जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस होते हैं. बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि सब लोग एक तरह से नहीं करते ना. सो दैट्स इट. आज के सेशन में बस इतना ही. सो थैंक यू.